अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईसा नकवी शॉर्ट्स। आज मंगल 14 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे कि घुटनों के बल बैठना किसको कहते हैं और जब कोई सुपर पावर घुटनों के बल बैठती है तो मंजरनामा कैसा होता है। क्योंकि अहम तरीन वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने एक तारीखी यू टर्न लिया है। अमरीकी सदर, जिसको मुबैना तौर पर दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है, इस वक्त कितना बेबस, कितना मायूस और कितना लाचार नज़र आ रहा है। सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका नायब सदर जेडी वैंस भी, उनकी गुफ्तगू में आपको सुनवाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ईरान की इतनी ज़्यादा खुद एतमादी की वजह क्या है। और फिर एक खलीजी मुल्क है जहाँ से पाकिस्तान के लिए आने वाली ख़बरें अच्छी नहीं हैं, और फिर एक और खलीजी मुल्क है जहाँ से आने वाली ख़बरों को बहुत ज़्यादा अच्छा कहकर बयान किया जा रहा है। दूसरे खलीजी मुल्क यानी कि सऊदी अरब से आने वाली ख़बरें अच्छी ज़रूर हैं, लेकिन उसमें कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। ये ख़बरें मज़ीद बेहतर होनी चाहिए अगर पाकिस्तान बेहतर तरीके से इस सारे मामले को डील करता है। वीडियो के सब्जेक्ट पर, मौजू पर आने से पहले आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अब मैंने रेगुलरली ईसा नकवी शॉर्ट्स पर वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है, और निस्बतन कम दौरानिए की वीडियोज़ अब आपको इसमें देखने को मिलेंगी और तबसरा तज्ज़िया कम होगा। उसके लिए आप ईसा नकवी मेन चैनल जो है उसको फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी। इस पे मैं शॉर्ट वर्जन जो है ईसा नकवी मेन चैनल से वो भी लगाऊंगा, और साथ में मुख्तसर ख़बरें जो हैं हम उसको डिस्कस किया करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त अमेरिका घुटनों पर बैठा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, लेकिन जिस वक्त आप ठंडे दिल से थोड़ा सा जूम आउट कर जायज़ा लेते हैं तो अमेरिका की जो डिमांड लिस्ट थी ईरान से, जो मुतालबात थे और जिस एजेंडा को लेकर, जिस हदफ को लेकर अमेरिका इस जंग में उतरा था, वो डिमांड लिस्ट श्रिंक करना शुरू हो चुकी है। और अगर अमेरिका फातेह होता, अगर अमेरिका को वो तमाम कामयाबियां जो डोनाल्ड ट्रंप गिनवाते हैं, अगर वो कामयाबियां मिली होती तो इस वक्त अमेरिका अपने मुतालबात को फैला चुका होता, मज़ीद मुतालबात किए जा रहे होते। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर मामला उस मकाम पर आ गया है जहां 2015 में था, जब ईरान के साथ अमेरिका ने जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA की डील की थी। वो डील क्या थी और डोनाल्ड ट्रंप उसको कितना क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और आज अमेरिका अपने तमाम तार मुतालबात छोड़ छाड़ कर जिस मकाम पर पहुंच गया, पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम उस खलीजी मुल्क की बात करेंगे कि जहां से पाकिस्तान के लिए आने वाली ख़बरें कुछ अच्छी ख़बरें नहीं है, और उसके लिए शायद हुकूमत जो है उसको वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना होगा। हुकूमत और पाकिस्तान में हमेशा से हमारी जो है वो, जब भी हमने हिस्ट्री का मुताला किया है या ख़ुद ऑन ग्राउंड रहते हुए इन मामलात को कवर किया है, तो एक शिकवा हमेशा रहा है पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की हुकूमत से कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं उनको गालिब रखा जाता है और मुल्क का जो मफाद है उसको कहीं पसे पुश्त डाल दिया जाता है। आज वो मौका है कि जब पर्सनल मफादात को बैक बर्नर पर डालकर, पीछे रखकर मुल्क के फ़ायदे के लिए जितने भी डील्स हैं उनको करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको सुनवा देता हूं कि जो अब पाकिस्तान से वापसी के बाद जेडी वैंस जो हैं वो वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जेडी वैंस ने बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसमें जो मुतालबात लेकर अमेरिका इस जंग में उतरा था और आज किस मकाम पर आ चुका है। यानी कि अमेरिकन डिमांड लिस्ट में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मौजूद नहीं है, ईरान में हुकूमत का खात्मा, रजीम चेंज मौजूद नहीं है, ईरान में इनकलाब इस्लामी का अंडू करना शामिल नहीं है, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से मुतालबा शामिल नहीं है, आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स चार्ज ना करने के हवाले से मुतालबा मौजूद नहीं है। तमाम तर मुतालबात पसे पुश्त जा चुके हैं और अब सिंगल पॉइंट एजेंडा, दुनिया की सुपर पावर, उस पर आ चुकी है। पहले मैं ज़रा आपको सुनवा दूँ जेडी वैंस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से क्या कहा, और फिर बात करेंगे कि आखिर ईरान की ये जो खुद एतमादी है, अमेरिका के मुतालबात को ना मानना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ज़रा सुनिए जेडी वैंस ने क्या कहा।
Whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. The President of the United States has said he would be very happy if Iran was treated like a normal country, if it had a normal economy, if its people were able to prosper and thrive. But in order for Iran to be a normal country economically, it's going to have to be a normal country from the perspective of not pursuing a nuclear weapon, and it's going to have to be a normal country from not pursuing terrorism. And so there really is, I think, a grand deal to be had here, but it's up to the Iranians, I think, to take the next step. We came to the negotiations saying the United States, what we've given here is a ceasefire. We've stopped bombing the country. What we expect the Iranians to give up is a full reopening of the Straits of Hormuz. We have seen, as the president has said, some significant uptick in traffic coming through the Straits of Hormuz. That's good for the global economy. जेडी वैंस की गुफ्तगू का अगला हिस्सा आपको सुनवाने से पहले अब मामला जो है वो चला था कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि एक तहजीब आज रात मर जाएगी, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और उसका रिवाइवल भी नहीं हो पाएगा। मैं ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, ये बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिज डे और पावर प्लांट्स डे मनाने का फैसला किया था कि एक दिन के अंदर अंदर ईरान के तमाम ब्रिजेस, ईरान के तमाम पावर प्लांट्स में तबाह कर दूंगा। और वहाँ से बात चलते चलते इस मकाम पर आ गई है कि जहाँ पर जेडी वैंस कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है और खुश होगा ये देख करके अगर ईरान अमन और इस्तेहकाम हासिल कर ले, ईरान में तरक्की और खुशहाली आए, वहाँ के अवाम के पास पैसे की रेल पेल हो और उसकी प्रॉस्पेरिटी हम देखना चाहते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू सी दैट। ये इतना बड़ा और तारीखी यू टर्न है कि जिस सिविलाइजेशन को आप मिटाने की धमकी दे रहे थे, जिस सिविलाइजेशन के मर्डर की आप बात कर रहे थे, जिसके पावर प्लांट्स और जिसके ब्रिजेस उड़ाने की बात कर रहे थे, आज आप उस मकाम पर आ गए हैं कि जहाँ पर आपके तमाम मुतालबात आपने खुद रद्द कर दिए हैं और आप अब बैठकर ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की, ईरान के साथ एक डील करने की भीख मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानियंस जो हैं वो अब क्योंकि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, जिस पर मैं मेन चैनल के ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपके सामने कुछ अहम तरीन दो मुतवाज़ी मंजरनामे जो बन चुके हैं आलमी सतह पर, जहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव एक हंगामी दौरे पर चीन पहुँचे हैं और चीन और रूस का गठजोड़ इस सारे मामले में क्या गुल खिला सकता है। और दूसरा जो मुतवाज़ी मंजरनामा है वो वाशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद के बीच है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिचड़ी पक रही है और इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की भरमार है, लेकिन उसमें से अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने उस वीडियो में रखूँगा। ज़रा अब आगे सुन लें कि जेडी वैंस जो हैं वो उन्होंने इसी डील के हवाले से और ईरान से जो अपने मुतालबात हैं उनके हवाले से, और ईरानियंस कितने टफ नेगोशिएटर साबित हुए हैं, कितने सख्त गिर साबित हुए हैं, जो ईरान ने सालिसी के लिए अपनी टीम भेजी थी, जिसके हवाले से यहीं पर बैठकर गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा था कि जो मिनाब 168 हैशटैग के साथ उन्होंने आने से पहले अपने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने, इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स जो माहौल बनाया है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने, कि जहां पर उन बच्चों की तस्वीर उनके खून आलूद स्कूल बैग्स और फूलों के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर जो है वो जारी की थी, और जेडी वैंस ने उस बात की तस्दीक कर दी कि किस तरीके से टफ नेगोशिएटर्स साबित हुए हैं। ये ज़रा सुनिए। Iranians are very different negotiators. At least those Iranians were very different negotiators than we are in the United States. What I did and what Jared Kushner and Steve Witkoff did is that we made very clear, look, these are the things that we're willing to give, but these are the things that we must have. We must have the enriched material out of Iran. We must have their conclusive commitment to not develop a nuclear weapon. And I think that if the Iranians are willing to meet us there, then this can be a very, very good deal for both countries. If they're not willing to meet us there, that's up to them. That's their decision. And really the ball is very much in their court. So you ask what happens next. I think the Iranians are going to determine what happens next as the President of the United States says, we have the cards.
यानी ये ऐसे ही है। वैसे तो मैं ज़्यादा कोई लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए और मैं आपको बड़े भरपूर तरीके से आपको मारूं, आपको पीटूं, आपको घुटनों पर ले आऊं, आपका नाक की हड्डी तोड़ दूं, आपके नाक से नक्सीर जो है वो फूट पड़े, खूनम खून हो, आपके होंठ जो हैं वो फटकर सूज जाएं, और उसके बाद आप और मैं मुज़ाकरात के लिए बैठें और आप मेरे से मुतालबा रखें कि हमारा इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आपसे एक ही मुतालबा है कि आप अपना नाम ईसा नकवी रख लें। मेरा नाम ऑलरेडी ईसा नकवी है, तो आप मेरे से मुतालबा ऐसा रखेंगे कि जो बात आपकी फेवर में जाती हो और मैं मानने के लिए तैयार ना हूं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बैठकर जिनको टफ नेगोशिएटर्स करार दिया है, उन ईरानियंस के साथ डील इस बात पर हो रही है कि जिस तरीके से जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ईरान ने यह कमिटमेंट दी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे और यूरेनियम की एनरिचमेंट एक ख़ास परसेंटेज से ज़्यादा नहीं जाएगी जो बॉम्ब ग्रेड या फिर एटमी हथियार बनाने के काबिल अफसूदा यूरेनियम है, उस तक नहीं जाएंगे, और बदले में ईरान को कुछ मुराद दी गई थी। और इसी कमिटमेंट जो है उसका इयादा, या वही बात जिसको ईरान जो है वो एज अ प्रिंसिपल एग्री कर चुका है, एग्री करता है, वही मुतालबा सामने रखा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना जो स्टॉक पाइल है हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का, यानी कि जो न्यूक्लियर ग्रेड बॉम्ब ग्रेड जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके करीब है, यानी कि 60% है, जिसको बड़ी तेज़ी से आगे ले जाया जा सकता है, आप वो हमारे हवाले कर दें। और ईरान ने इस हवाले से पहले भी कहा था, और जो ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ईरान ने ये ऑफ़र की थी कि हम किसी तीसरे मुल्क को ये देने के लिए तैयार हैं, और जिसके लिए रशिया ने हामी भर ली और रशिया ने ऑफ़र कर दी है। तो बाकायदा ईरान से वो मांगा जा रहा है इन मुज़ाकरात में जो ईरान ऑलरेडी, जिसके ऊपर उसको कोई एतराज़ नहीं है, और उसको अपनी वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पर सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। क्विकली मैं आपको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुनवा दूं, फिर हम यूएई वाले मामले पर आ जाएंगे, क्योंकि इस जो चैनल है इसके ऊपर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कम से कम दौरानिए के वीडियोस हों, जिससे जो है वो आप जो है वो जो अटेंशन स्पैन है उसको जहन में रखते हुए ज़रा सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, और फिर हम आते हैं वो खलीजी मुल्क जहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही। We have a very good relationship with China. He would like to see this ended also. He certainly wants it ended. Everyone, I want to see it ended too, but we can't give a nuclear weapon to a group of people that have caused nothing but havoc for 47 years. Look, I'm the president that's done something about it. This should have been, and many other presidents regret that they didn't. मैं इसको ख़त्म करके खुश होऊंगा। चीन चाहेगा कि ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए, ये जंग ख़त्म हो जाए। इस मकाम पर डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, और ज़ाहिर है कि ये अब एक ऐसी स्टोरी है जो अभी चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। इसमें अगर मज़ीद कोई तब्दीली आती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्विकली आ जाते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। वहाँ से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। ऑलरेडी आपको मालूम है कि जिस बात पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो चुकी, 3.5 बिलियन डॉलर्स जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक डिपॉजिट्स में जमा करवाया गया था, पाकिस्तान के जो असासे हैं, जो पाकिस्तान के रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स, उनको जो है वो सपोर्ट देने के लिए वो उन्होंने वापस मांग लिया था। पाकिस्तान ने उनको ये कह दिया, और चीन और सऊदी अरब के साथ गुफ्तगू करके ये तय कर लिया कि हम यूएई को उसके पैसे वापस कर देंगे। और ये नविश्ते दीवार था, क्योंकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो रावलरी है उस पर मैं मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुका हूँ। यमन के मामले को लेकर, द लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, इस खित्ते में इजारादारी को लेकर, जो अरब दुनिया है उसकी बादशाहत को लेकर, उसके डिफेक्टो बड़े लीडर को लेकर, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद, उनके दरमियान को बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और ख़ास तौर पर जो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है यमन की, उसको लेकर कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। यूएई जिस तरीके से यमन में बाबुल मंदब के अराउंड और द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको अफ्रीका का सींग कहा जाता है, वहाँ पर जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और सकोत्रा आइलैंड पर इसराइल के साथ मिलकर उसके जॉइंट डिफेंस जो है मामलात चल रहे हैं, उसको लेकर सऊदी अरब जो है वो इजी नहीं है, वो टेंस है इस सारे मामले पर। तो जो पाकिस्तान की जब डील होनी थी सऊदी अरब के साथ, और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि एक हमला हुआ था सऊदी अरब की तरफ से, जो यमन है उसकी बंदरगाह पर एक मुत्तहिदा अरब अमारात के शिप को निशाना बनाया गया था। उसके बाद ये तय हो गया था कि कुछ अच्छी खबरें नहीं आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बाद पाकिस्तान के साथ
साथ मुश्किलात पैदा होनी थी, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं दैट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग के जो पैसे पाकिस्तान से मांगे गए हैं जो डिपॉजिट में रखे थे, लेकिन पाकिस्तान के लगभग 18 लाख लोग यूएई में मुकीम हैं और तकरीबन लगभग $8 बिलियन एनुअली पाकिस्तान को जो है वो रेमिटेंसेस के मद में मुत्तहिदा अरब अमारात से आता है। एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस इनफ्लो जो सऊदी अरब के बाद किसी मुल्क से पाकिस्तान में भिजवाया जाता है। और पाकिस्तानियों की बड़े पैमाने पर डिपोटेशंस की इतलात हैं और जो मुत्तहिदा अरब अमारात के रॉयल फैमिलीज़ के साथ बड़े ही करीबी तस्वुर किए जाने वाले तज्ज़िया निगार हैं, वहाँ पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा मंजरनामा क्या हो सकता है। और सऊदी अरब के हवाले से बहुत ज़्यादा, अभी मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर भी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब ने $3.5 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक डिपॉजिट्स में जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये बात जहन में रखिए, बड़े मुहतात रहते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो सऊदी अरब है वो जिस किस्म की सिक्योरिटी गारंटीज़ अमेरिका से लेता है और अमेरिका उसके लिए अपनी जानें देने के लिए, उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट और अपना साजो सामान देने के नाम पर सऊदी अरब जो है अमेरिका को इन रिटर्न ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट देता है। 1971 और उसके बाद फॉर्मलाइज करके 1974 से अपने पेट्रोल को डॉलर्स में बेच रहा है और पेट्रो डॉलर का फिनोमेना सिर्फ सऊदी अरब की वजह से ही मुमकिन हुआ। तो अमेरिकन इकोनॉमी दरअसल सऊदी अरब की मरहून मिन्नत है और ये सब कुछ उसी सिक्योरिटी जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते सऊदी अरब उनको देता है। तो पाकिस्तान इस $3.5 बिलियन के डिपॉजिट से बहुत बेहतर अचीव कर सकता है अगर इस सारे मामले को हुकूमत जो है वो संजीदगी से ले और मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, मुकद्दम रखते हुए तमाम इंटरनेशनल डीलिंग्स की जाएँ। इस वीडियो को मैं अब यहाँ रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।